हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत जो आपका तीसरा लेक्चर होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो प्रत्येक दिन हम सूचना देते हैं आप उसे सुन लीजिए और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो आपका जो ये यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज है और आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो आपको इस पर यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का आपको क्लास मिलता है। दूसरा, आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपके लिए सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हम लोग इतिहास को थोड़ा लेके आगे बढ़ेंगे, फिर जो पॉलिटी छूटा हुआ है उसको लेके बढ़ेंगे, ज्योग्राफी को लेके बढ़ेंगे। तो सामान्य अध्ययन के धीरे धीरे सभी विषयों को हम लोग कवर करेंगे। फिर आपके लिए भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की जाएगी और निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए आयोजित कराई जाएगी। इस संदर्भ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे जो है सो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप इस टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, क्लास पीडीएफ होता है, क्लास मटेरियल होता है, क्लास का टाइम टेबल सब कुछ आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और अब आप मेरा क्लास जो है मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप पर वो तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी जो यूट्यूब पर मिलता ही है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा सुविधा भी इस पर मिलेगी जो आपको फ्री ही मिलेगा। और इस संदर्भ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप निसंदेह हमसे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा, हम आपके हर एक प्रकार के समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज के जो क्लास का टॉपिक है तो हम लोग बेसिकली क्या है, आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है सो जो हमने आपको सिलेबस बताया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आधुनिक भारत की कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आधुनिक भारत की कक्षा को जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसमें सबसे पहला अब तक हम लोगों ने क्या जान लिया है, थोड़ा सा टॉपिक की कनेक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग इसमें जान लें कि अब तक हम लोगों ने इसमें क्या जान लिया है। तो आधुनिक भारत के सिलेबस में अब तक हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जो सबसे पहला आपका लेक्चर था उसमें हमने आपको आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया था कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों ही में, प्री में भी और प्री के साथ साथ मेंस में जो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है उसको हमें किस प्रकार समझना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्या स्रोत होना चाहिए, ये सारा मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आपको 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक जो जीवन था भारतीयों का, तो राजनीतिक दशा के बारे में आपको बताया था दूसरे लेक्चर में। आज हम लोग इस तीसरे लेक्चर में आधुनिक भारत के सीरीज के तीसरे लेक्चर में हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं सदी के भारत के सामाजिक जीवन, भारत के सामाजिक जीवन, तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक जीवन की क्या विशेषता थी, किस तरीके से समाज था, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर तीसरा लेक्चर इसमें हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए मैं कि जो सांस्कृतिक जीवन, और चौथा लेक्चर होगा जो आर्थिक जीवन की विशेषता थी उसके बारे में। तो आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके जितने ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आएंगे मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो आप अपने ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या है कि
18वीं सदी के भारत का 18वीं सदी के भारत का सामाजिक जीवन के भारत का क्या था, भारत का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ उस समय का कैसा था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में। तो जब हम लोग 18वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जब हम किसी काल विशेष के समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें किन किन चीज़ों को देखना होता है और क्या हमें एग्ज़ाम के पॉइंट से ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें इसमें देखेंगे। तो जब हम किसी काल विशेष के समाज का अध्ययन करते हैं तो ये आपको होलिस्टिक एक इतिहास में समाज के अध्ययन का एक दृष्टिकोण प्रदान कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग जब समाज का अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समाज का स्वरूप क्या था। प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो, आधुनिक समय में समाज का स्वरूप। तो स्वरूप के आधार पर समाज दो तरीके का हो सकता है। एक समाज हो सकता है मातृ सत्तात्मक समाज हो सकता है, यानी कि जहाँ पर परिवार में महिलाओं की प्रधानता हो, और दूसरा समाज कैसा हो सकता है, पितृ सत्तात्मक हो सकता है, अर्थात जहाँ पर समाज में परिवार में पिता की प्रधानता हो, उनकी बातों को सुना जाता हो, उनके निर्णय ही सभी पर लागू हो, पितृ प्रधान। तो एक हो जाएगा, हमें स्वरूप को देखना चाहिए। स्वरूप के बाद जो है सो हमें क्या देखना चाहिए, सामाजिक वर्ग, या आप इसको कह सकते हैं कि जो वर्ण प्रथा था या नहीं समाज में वो। तो सामाजिक वर्ग को हमें देखना चाहिए, दूसरा सेक्शन। सामाजिक वर्ग के बाद जो तीसरा सेक्शन आता है वो होता है कि सामाजिक प्रथा, जो सामाजिक प्रथा थी उसके अंतर्गत कई सारा चीज़ आएगा। तो सामाजिक प्रथा के बारे में हमें देखना है कि किस प्रकार की सामाजिक प्रथाएं उस समय चल रही थी। सामाजिक प्रथा का अर्थ है कि यहाँ पे दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा या छुआछूत, इस तरह की चीज़ें समाज में प्रचलन में थी या नहीं थी, किस तरीके का समाज था, वो हमें यहाँ पर देखना है। तीसरा चौथा हमें देखना होता है कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो हमें देखना होता है। महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की दशा क्या थी, वो हमें किसी भी समाज के समय देखना होता है। तो चौथा जो सेगमेंट होता है समाज का, महिलाओं की दशा। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में और जो चीज़ें शामिल होती है, जैसे इसमें खान पान जो किसी समाज का होता है वो इसी का अंग होता है। खान पान के साथ साथ जो मनोरंजन के साधन होते हैं वो भी सामाजिक व्यवस्था का अंग होता है, क्योंकि कोई भी समाज मनोरंजन के साधन के बिना जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। खान पान हुआ, मनोरंजन के साधन हुए, जो शिक्षा होती है वो भी सामाजिक व्यवस्था का क्या है, अंग है। शिक्षा के साथ साथ आप देखेंगे कि जो वेशभूषा होता है वो भी सामाजिक व्यवस्था का अंग है। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन नॉर्मली आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न नहीं है, मेंस में, लेकिन जब आप लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था को तो ये तो जरूर लिखना होगा। ये जो ऊपर का 4 सेगमेंट है ये बहुत मायने रखता है। तो एक मैंने आइडिया दे दिया है कि जब आप किसी काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन करें तो इसी के तरीके से हमें देखना चाहिए। अब इन चीज़ों को यदि हम 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज, और 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज का कल भी बताया था कि ये समय अवधि कब से कब तक को, तो 1700 से लेके 1799 को। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग 1799 से कुछ आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये 18वीं शताब्दी का ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन में जो भारत में समाज था, समाज का जो स्वरूप था, सबसे पहले क्या था, समाज का स्वरूप। तो 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज को ऑल ओवर देखें तो ये पितृसत्तात्मक समाज हमें दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। इसका केवल एक अपवाद हमें दिखाई देता है, और वो अपवाद क्या था, तो केरल का जो मालाबार तट था, केरल का मालाबार तट, यहाँ पर हमें केवल क्या दिखाई देता है, मातृसत्तात्मक समाज दिखाई देता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, मातृसत्तात्मक।
और इसके अलावा मातृसत्तात्मक समाज था यहाँ का। इसके अलावा चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, ऑल ओवर इंडिया की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें पितृसत्तात्मक समाज दिखाई देता है। तो स्वरूप के आधार पर जो 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज था हमारा क्या था, पितृसत्तात्मक था। ऑल ओवर उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में केवल केरल का मालाबार तट इसका अपवाद था जहाँ पर समाज में महिलाओं की प्रधानता थी और मातृसत्तात्मक समाज हमें मिलता है। दूसरा, इस समय के यदि हम लोग सामाजिक वर्ग को देखेंगे 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज में, यदि हम सामाजिक वर्ग को देखते हैं तो बड़े तौर पर 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज को जो लोग रहते थे इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं या दो कम्युनिटी के अंतर्गत रख सकते हैं। एक हो जाएगा जो हिंदू समाज के लोग थे या हिंदू समाज था या हिंदू समुदाय के लोग हो जाएंगे, और दूसरा हम ले लेते हैं कि जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हो जाएंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो हिंदू समुदाय के कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य जो अंतर्वर्ण थे, जो भी वर्ण संकर थे, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो बड़े तौर पर देखेंगे तो सामाजिक वर्ग में क्या था कि भारतीय समाज को समय दो प्रमुख कम्युनिटियों में रखा जा सकता है। एक हिंदू कम्युनिटी हो जाएगी और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या देखना है, इस सामाजिक वर्ग में ये जो हिंदू समाज था उस समय का, दोनों का अलग अलग देखेंगे हम लोग। तो 18वीं शताब्दी का जो हिंदू समाज था, ये हिंदू समाज जो था कई आधारों पर विभाजित था। हिंदू समाज जो था क्या था, कई आधारों पर विभाजित था। कई आधारों पर विभाजित क्या था ये, कई आधारों पर विभाजित है, कई आधारों पर विभाजित। और जो कई आधारों पर विभाजित था तो सबसे बड़ी बात था कि इसमें ये समाज वर्ण के आधार पर तो विभाजित था ही, वर्ण के आधार पर तो ये प्राचीन काल से ही चला रहा था। और वर्ण के आधार पर क्या था कि समाज में ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद इसमें क्षत्रिय वर्ग की उपस्थिति थी, क्षत्रिय के साथ क्या था, वैश्य वर्ग की उपस्थिति थी, वैश्य के साथ साथ जो शूद्र वर्ण होते थे, शूद्र की उपस्थिति थी, एवं अन्य कई जो इस समय तक आते आते वर्ण बन चुके थे वो भी। तो भारतीय जो हिंदू समाज था ये कई आधारों पर विभाजित था, जिसमें एक विभाजन का आधार क्या था, वर्ण। वर्ण के अलावा ये जो भारतीय समाज था ये जाति के आधार पर भी विभाजित था। जाति के आधार पर इसमें हमें विभाजन दिखाई देता है, जाति के आधार पर। जाति के आधार के साथ साथ आपको किस पर दिखाई देता है, तो क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित था। क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इस तरीके से भारतीय समाज क्या था, विभाजित था। हिंदू समाज में क्या था कि यदि आप इसको देखेंगे तो ये जो हिंदू समाज था इसमें क्या था, चौथा पॉइंट क्या था कि इस समाज की कि उच्च वर्ण की जो स्थिति थी थोड़ी बहुत अच्छी थी। उच्च वर्ण की स्थिति, उच्च वर्ण की स्थिति, और हमेशा समाज में यही रहा है, उच्च वर्ण की स्थिति कमोबेश अच्छी थी। स्थिति क्या थी, कमोबेश अच्छी थी। तो उच्च वर्ण की जो स्थिति थी वो क्या थी, कमोबेश अच्छी थी। लेकिन जो निम्न वर्ण के लोग थे, कमोबेश क्या थी, अच्छी थी, लेकिन निम्न वर्ण के लोगों की दशा बहुत ही दयनीय थी। जो निम्न वर्ण के थे, निम्न वर्ण के लोगों की, निम्न वर्ण के लोगों की क्या थी, तो निम्न वर्ण के लोगों की दशा दयनीय थी। लोगों की दशा क्या थी, दयनीय थी। लोगों की दशा क्या थी, दयनीय थी। ये आपको ध्यान में रखना, लोगों की दशा दयनीय थी। तो ये एक हिंदू समाज जो था कई आधारों पर, 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और यदि देखेंगे आप तो सिख भी हो जाएगा, जो भी उस समय को हमने इसमें रख लिया। तो वो वर्ण के आधार पर था, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और कई नस्ल के आधार पर ये समाज विभाजित था। इसी तरीके से यदि आप जो भारतीय समाज का दूसरा जो समय वर्ग था वो कौन था, मुस्लिम समुदाय था। मुस्लिम समुदाय था। तो मुस्लिम समुदाय जो था ना ये भी क्या था कि कई आधार पर विभाजित था। मुस्लिम समुदाय भी क्या था, कई आधार पर विभाजित था।
तो मुस्लिम समाज जो था यह भी क्या था, कई आधारों पर विभाजित था, कई आधारों पर विभाजन, कई आधारों पर क्या था, विभाजित था। हिंदू समाज की तरह इस समय का मुस्लिम समाज भी था, कई आधारों पर विभाजित था। और ये जो कई आधारों पर विभाजित थे, तो इसमें भी क्या था कि ये लोग भी वर्ण के आधार पर विभाजित थे, ये लोग भी नस्ल के आधार पर विभाजित थे, ये लोग भी क्या थे, भाषा के आधार पर विभाजित थे, ये लोग भी क्या थे, धर्म के आधार पर विभाजित थे। तो वर्ण के आधार पर, मुसलमानों में भी वर्ण के आधार पर विभाजन था समाज में, वर्ण के साथ साथ नस्ल के आधार पर विभाजन था, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, शिया सुन्नी का। इसी तरीके से इसमें भी क्षेत्र के आधार पर विभाजन था, क्षेत्र के आधार पर। तो जिस तरीके से हिंदू समाज कई आधारों पर विभाजित था, उसी तरीके से क्या था, मुसलमान समाज भी जो है सो कई आधारों पर विभाजित था, जो वर्ण, नस्ल, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर विभाजित था। और जिस तरीके से यहाँ पर भी एक कॉमन बात थी कि जिस तरीके से आपने देखा है कि हिंदू समाज में उच्च वर्ण की दशा अच्छी थी, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी उच्च वर्ण की, मुस्लिम समाज में क्या था, जो उच्च कुल के लोग थे, मुस्लिम समाज में उच्च कुल के जो लोग थे उनकी दशा कमोबेश अच्छी थी। मुस्लिम समाज में उच्च कुल के लोगों की जो दशा थी, उच्च कुल के लोगों की दशा अच्छी थी, उच्च कुल के लोगों की दशा अच्छी थी। अच्छी कहने का अर्थ है कि ठीक ठाक उनका जीवन था, अच्छी थी। एवं निम्न जो कुल के लोग थे, जो निम्न वर्ण के थे, निम्न कुल के थे, तो निम्न कुल या वर्ण के लोगों की जो दशा थी, निम्न कुल वर्ण के लोगों की दशा अच्छी नहीं थी, लोगों की दशा अच्छी नहीं थी, लोगों की दशा अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में कॉमन चीज़ें दिखाई देती है। वो क्या है कि हिंदू समाज भी कई आधारों पर विभाजित, मुस्लिम समाज भी कई आधारों पर विभाजित, वो आपके सामने में है। और दूसरा, जिस तरीके से उच्च वर्ण की स्थिति हिंदू समाज में अच्छी थी, ठीक उसी तरीके से उच्च वर्ण के, उच्च नस्ल के, उच्च कुल के जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनकी भी स्थिति अच्छी थी। और कमोबेश जो निम्न वर्ण के लोग थे हिंदू समाज में, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी उनकी स्थिति जो थी वो दयनीय दिखाई देती है। तो ये जो था समुदाय, जो सामाजिक वर्ग थे उस समय, उसकी स्थिति। तीसरा, जो सामाजिक प्रथा की जब तक हम लोग बात करते हैं, तो सामाजिक प्रथा में जो प्रचलित था, यह सामाजिक जीवन का जो अन्य पक्ष हो जाएगा, सामाजिक जीवन का अन्य पक्ष। तो अन्य पक्ष कहने का अर्थ है कि यदि हम यहाँ पर हिंदू समाज को भी ले लेंगे और मुस्लिम समाज को भी, खासकर हिंदू समाज में यदि हम लोग देखेंगे, तो सामाजिक जीवन में क्या था कि चाहे वो यहाँ पर हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों ही समाज में हमें क्या दिखाई देता है कि दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था। हिंदू समाज में भी दास प्रथा का प्रचलन था और मुस्लिम समाज में भी दास प्रथा का प्रचलन था। दूसरा, आप देखेंगे कि हिंदू समाज में क्या था कि एक तरीके से जाति, हिंदू समाज हो या मुस्लिम, जाति प्रथा का क्या था, कठोर नियम था। जाति प्रथा का क्या था, कठोर नियम था। इस समय जाति प्रथा का कठोर नियम था। और बेसिकली जाति प्रथा का कठोर नियम इतना था कि व्यवसाय का जो निर्धारण था वो जाति के आधार पर ही होता था। व्यवसाय का निर्धारण जो था वो किसके आधार पर होता था, तो व्यवसाय का निर्धारण जाति के आधार पर, जाति के आधार पर होता था, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो। इसी तरीके से इसका कहने का अर्थ हुआ कि बनिया का जो बेटा होगा वो बनियागिरी ही करेगा, मोची का बेटा जो होगा वो मोचीगिरी ही करेगा। ये हिंदू समाज में भी थी और मुस्लिम समाज में थी। जो दर्जी है, जो कपड़े सीने का काम करता है मुस्लिम समाज में, उसी का आने वाला जो है वो करेगा। तो जो जिस जाति का था उसी तरीके से वंशगत और उसके आधार पर होता था। जाति प्रथा का काफ़ी कठोर नियम था, लोग व्यवसाय को बदल नहीं सकते थे और निर्धारण होता था। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसके कारण क्या होता था कि जाति प्रथा के कठोर नियम के कारण व्यवसाय बदलना कठिन था। व्यवसाय बदलना क्या था,
तो व्यवसाय बदलना कठिन था, व्यवसाय बदलना कठिन था। दूसरा, तीसरा क्या था कि इसमें खान पान जो था वर्जित था, खान पान वर्जित था, खान पान वर्जित था। इसका अर्थ है कि हिंदू समाज में क्या था कि उच्च वर्ण के लोग नीचे के वर्ण के यहाँ खान पान पसंद नहीं करते थे, तो खान पान क्या था, वर्जित था। और खान पान वर्जित होने का अर्थ हुआ कि इस समाज में अस्पृश्यता का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? अस्पृश्यता का प्रचलन, अस्पृश्यता का प्रचलन था। यानी कि इस समाज में छुआछूत, जिसको हम लोग कहते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का प्रचलन था। फिर हिंदू समाज में क्या था कि अंतर वर्ण विवाह जो था वर्जित था। अंतर वर्ण विवाह क्या था? अंतर वर्ण विवाह वर्जित था, अंतर वर्ण विवाह वर्जित था। अंतर वर्ण विवाह क्या था? वर्जित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जाति प्रथा का नियम इतना कठोर था कि समुद्र यात्रा जो था एक तरीके से वर्जित था। समुद्र यात्रा, जाति प्रथा और धार्मिक मान्यताओं के कारण, खासकर धार्मिक मान्यता के कारण समुद्र यात्रा को वर्जित कर दिया गया था। समुद्र यात्रा वर्जित था। तो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उसमें दास प्रथा का प्रचलन था। दोनों ही समाज में जाति प्रथा का कठोर नियम था। व्यवसाय का निर्धारण जो होता था जाति के आधार पर होता था, इसलिए व्यवसाय बदलना कठिन। खान पान जो था, हिंदू समाज के लोग भी अपने से, जो हिंदू समुदाय के लोग थे, अपने से निम्न जो कुल वर्ण के लोग होते थे उनके यहाँ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ का छुआ पसंद नहीं करते। इसी तरह की स्थिति मुसलमानों में भी अपने आप को उच्च नस्ल कुल का मानता था, वो अपने समुदाय में निचले लोगों से यहाँ जाना खाना पसंद नहीं करता था। अस्पृश्यता का प्रचलन था हिंदू समाज में, अंतर वर्ण विवाह वर्जित थे, समुद्र यात्रा वर्जित था। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो यह समाज था, यह क्या था कि एक जो है सो जर समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जर समाज का उदाहरण, जर समाज का क्या करता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करता है, जर समाज का उदाहरण। और जर समाज के उदाहरण कहने का अर्थ हुआ कि इसका अर्थ ये होता है कि सामाजिक गतिशीलता कम थी। सामाजिक गतिशीलता क्या थी? कम थी। सामाजिक गतिशीलता कम थी। और जब सामाजिक गतिशीलता कम हो, जड़ प्रकृति का समाज हो जाए, तो वैसे समाज में विकास के अवसर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। फिर इन समाज पर क्या था कि ये जो समाज था, इन समाज पर क्या था कि जो जाति पंचायतें होती थी, जिसको आप खाप पंचायत भी आज के समय में कहते हो, जाति जो पंचायत होते थे, जाति पंचायतें, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदी समाज हो, जाति पंचायतें होते थे। जो ग्राम प्रमुख होते थे, तो जो ग्राम प्रमुख होते थे, जाति पंचायत होती थी, इन्हीं के द्वारा क्या होता था? ग्रामीण समुदाय को शासित किया जाता था एक तरीके से, क्योंकि शासक वर्ग कोई हो, ग्रामीण क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र जो है सो भारत का मध्यकाल से लेके और अंग्रेजों के समय तक लगभग अछूता रह गया था। वहाँ पर शासक वर्ग की बहुत हस्तक्षेप नहीं होती थी। तो ग्रामीण जो प्रशासन था या जो ग्रामीण विधि व्यवस्था थी, ग्रामीण प्रशासन, इस पर जो था ये जाति पंचायत और ग्राम प्रमुखों का ही नियंत्रण था। ग्रामीण प्रशासन पर किनका नियंत्रण था? तो ये जो जाति पंचायतें होती थी, हिंदू धर्म के अंतर्गत भी, मुस्लिम समाज के अंतर्गत भी, तो इन्हीं का क्या होता था? इन पर नियंत्रण होता था। और इसलिए क्या है कि ये जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये जाति प्रथा के नियम को काफ़ी कठोर बनाकर रखते थे। तो 7वां पॉइंट, जाति पंचायत, ग्राम प्रमुखों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन किया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है, किया जाता था। अब जो सामाजिक व्यवस्था का नेक्स्ट है वो क्या है? वो है कि इस समाज में महिलाओं की क्या दशा थी, हमें स्त्रियों की क्या दशा थी, वो हमें देखना है। महिलाओं की दशा, तो ऑल ओवर यदि हम महिलाओं की दशा का अध्ययन करेंगे तो 18वीं शताब्दी के समाज में महिलाओं का जो चरित्र जो दशा उभर कर सामने आता है, वो अच्छी दशा का हमें सूचक नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या है, ये जो 18वीं शताब्दी का समाज था, इस समाज में क्या था कि सबसे पहले आप देखिए
कि इस समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? सती प्रथा का प्रचलन था। तो इस समाज में क्या था? सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा के प्रचलन के साथ साथ इस समाज में क्या था? बाल विवाह का प्रचलन था, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का क्या था? प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन। तीसरा इस समाज में क्या था कि जो बालिका हत्या का प्रथा भी प्रचलन था। बालिका हत्या का प्रथा प्रचलन, बालिका हत्या का प्रचलन था इस समाज में। बालिका हत्या के साथ साथ इसमें क्या था कि दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। दहेज प्रथा का प्रचलन, दहेज प्रथा का प्रचलन। ये दोनों जो प्रथाएं थी, खासकर दहेज प्रथा और बालिका हत्या का प्रचलन, ये राजपूताना और बंगाल के क्षेत्रों में अधिक प्रचलन था। राजपूताना एवं कहाँ था? तो राजपूताना एवं जो बंगाल का रीजन था वहाँ पर ये प्रथाएं क्या थी? काफ़ी अधिक प्रचलन में थी। साथ ही साथ क्या था कि इस समाज में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था, यानी एक से अधिक पत्नी रखने का भी प्रचलन था, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन। फिर क्या था कि इस समाज में जो था ना, क्या था कि विधवाओं की स्थिति, विधवा पुनर्विवाह की मनाही थी। विधवा पुनर्विवाह क्या होता था? तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह की क्या थी? अनुमति नहीं थी। हालांकि इस दिशा में कुछ जो 2 शासकों ने इस दिशा में काम भी किए थे विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने के लिए। इसमें एक मराठा शासक जो हैं और आमेर के शासक जो सवाई जयसिंह हैं। सवाई जयसिंह ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए थे, लेकिन इनको इसमें सफलता नहीं मिली थी। और मराठा सरदार जो परशुराम भाव थे, परशुराम भाव, तो परशुराम भाव ने भी इस दिशा में कुछ काम करने का प्रयास किया था, लेकिन इन दोनों को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो विधवा पुनर्विवाह भी क्या था? इस समाज में प्रचलन था। इसके अलावा आप इसमें देखोगे तो जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, बालिका हत्या हुआ, दहेज प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह की क्या है? अनुमति नहीं है। तो क्लियर है कि ऐसे समाज में स्त्रियों के शिक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता था। स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, स्त्रियों की शिक्षा का क्या था? कोई प्रबंध नहीं। स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, कोई प्रबंध नहीं। साथ ही साथ आप क्या देखोगे कि ये जो समाज था, खासकर उत्तर भारत का जो समाज था, इसमें प्रदा प्रथा का भी प्रचलन था। प्रदा प्रथा का प्रचलन, ये प्रदा प्रथा दक्षिण भारत में नहीं था। प्रदा प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में प्रदा प्रथा का प्रचलन था, दक्षिण भारत में ये प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर कई स्थानों पर जो था सो मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। देवदासी, मंदिरों में देवदासी प्रथा का क्या था? देवदासी प्रथा का प्रचलन था, देवदासी प्रथा का प्रचलन। तो इस तरीके से अब आप कुल जब निष्कर्ष निकालेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि स्त्रियों की जो स्थिति थी 18वीं शताब्दी में, कि जिस सती प्रथा का प्रचलन था, यानी कि पति के मर जाने के बाद उनको अपने पति के साथ जो है सो अपने को जला देना होता था। फिर बचपन में ही इनका विवाह कर दिया जाता था। बालिका हत्या का प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि पर्दा प्रथा का भी प्रचलन है। स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। देवदासी प्रथा का प्रचलन है। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर इतने पॉइंट से पहुँचते हैं कि 18वीं शताब्दी के भारत में क्या था? महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। महिलाओं की स्थिति चिंतनीय, इन्हें घर से में ही रहना होता था और घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही क्या थी? महिलाओं की स्थिति हमें यहाँ पर एक दयनीय दिखाई दे रही थी, दयनीय थी। क्लियर है? हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं भी मिलती है जो शासिका के शासन भी किया था, जिसमें एक हमें एक दृष्टांत मिलता है
कि इंदौर की शासिका अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की शासिका कौन थी? अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया था, अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर जैसी हमें स्त्रियां भी मिलती है जो लगभग 1766 से लेके 1799 तक यहाँ पर शासन किया था। तो इनके जैसी स्त्रियां भी मिलती है, लेकिन ये रेयर उदाहरण है, बहुत कम, एक दो मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। बाकी कुल मिलाकर महिलाओं की जो यहाँ पर स्थिति थी वो क्या थी कि दयनीय स्थिति थी। दहेज प्रथा के कारण और संभवतः कि चूंकि उस समय लोगों की स्थिति उतनी अच्छी तो थी नहीं, तो जो बालिका हत्या का प्रचलन था वो दहेज प्रथा का जो दारुण था, हो सकता है उसके कारण, क्योंकि आज भी समाज में आप देखते हैं कि गरीब परिवार को यदि दहेज देना पड़े तो कई जगह पर इस तरह की घटनाएं घटित होती है। तो ये अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं और रेफरेंस दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब आप देखो कि हमारा समाज इस समय का 18वीं शताब्दी का जो समाज है वो जड़ समाज है, इसमें सामाजिक गतिशीलता की कमी है, महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज पर जब कोई बाहरी शासक वर्ग आएगा जो सामाजिक रूप से गतिशील समाज का प्रतिनिधित्व करता होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज के ऊपर वो जीत जरूर हासिल कर लेगा। तो अंग्रेजों की जो भारत विजय है वो कुछ हमारी व्यवस्था की जो कमजोरी थी उसके कारण भी संभव हो पाया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम ये भी जान पाएंगे कि अब देखो कि जब अंग्रेजों को आपको हटाना है तो हमारे यहाँ जो पुनर्जागरण हुआ, जो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो जो पुनर्जागरण हुआ, भारतीय पुनर्जागरण हुआ, तो इसके कारण तो कई सारे थे, लेकिन भारतीय पुनर्जागरण के पीछे और उसका जो मूल तत्व था एक यह भी था कि उस समय जो भी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, चाहे राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, इन सभी को लगने लगा था कि हमारे समाज की जो बुराइयां हैं हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, हमारे समाज की बुराइयां जो हैं उनको दूर करना है, तभी जो है हम उपनिवेशवादी शासन से लड़ पाएंगे और उनको टक्कर दे पाएंगे। तो हमारे समाज की बुराइयों को क्या करना है, बुराइयों को दूर करना है, बुराइयों को क्या करना है, दूर करना है। और ये हमारे समाज की जो बुराइयां हैं इसको दूर करना, ये किसका परिणाम था, तो ये बेसिकली आत्ममंथन का परिणाम था। उस समय के मनुष्यों ने आत्ममंथन किया कि आखिर औपनिवेशिक संस्कृति के समक्ष हमारी संस्कृति कैसे पराजित हुई और किस तरीके से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सभी को लगा कि हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो धार्मिक क्षेत्र में बुराइयां हैं, जो स्त्रियों की दयनीय दशा है, जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तब तक हम औपनिवेशिक शक्ति से लोहा नहीं ले सकते हैं। तो आप ये देख लेंगे कि जब 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शुरू होता है तो वो लहर किसके विरुद्ध होता है, आप देखते हैं कि वो जाति प्रथा के विरुद्ध होता है, वो धार्मिक जीवन में जो बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा था, पुरोहितवाद था, इसके खिलाफ होता है, विधवा पुनर्विवाह कराने के लिए होता है, बहुविवाह के विरोध में होता है, सती प्रथा के विरोध में होता है, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो आप इस समाज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आप भारतीय पुनर्जागरण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कल के लेक्चर में हम जो सांस्कृतिक जीवन की विशेषता थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर हम अगले लेक्चर में आर्थिक जीवन जो भारतीय समाज की विशेषता थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसको आगे फॉरवर्ड करना आपका काम है, और इस पर हम लोग आगे कल फिर से चर्चा करेंगे, किस पर, तो जो भारतीय समाज के सांस्कृतिक जीवन की विशेषता थी उस पर। तब तक इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।